class. So quadrilaterals, basically whatever we have studied in junior classes एक बार उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे 9th क्लास में। तो आज की क्लास में केवल और केवल वही डिस्कस होगा जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो हमें ऑलरेडी मालूम है। हमें जस्ट केवल अपनी वी हैव टू रिकैप्चुलेट आवर मेमोरी व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। क्वाड्रिलेटरल्स, an enclosed figure having four sides, a polygon having four sides, quadrilateral सबको मालूम है, हम सबको मालूम है ना। लाइन एंगल्स चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि the angle sum property of quadrilateral is that the sum of all the four angles in a quadrilateral is 360 डिग्री। ये भी किया था। प्रूफ कैसे करते हैं ये मैंने आपसे एग्जाम में भी पूछा था, मिड टर्म में आ चुका आपके, है ना, आपको मालूम है अच्छी तरह से 360 डिग्री होता है एंड सो ऑन। चलिए क्वाड्रिलेटरल्स की फैमिली का डिस्कशन करते हैं और एक बार सबकी प्रॉपर्टीज कोशिश करते हैं कि हमें याद हो जाए। नहीं याद होंगी कोई बात नहीं, लेकिन हम इस चैप्टर में उन्हीं को याद करेंगे क्लास देखा जाए तो। द चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स, जो हमने जूनियर क्लासेस पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा पॉलिश कर दिया है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो हमारे लिए नया है, वो बिल्कुल नया है हमारे लिए, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स समझने की। क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास में दो तरह के होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे थे। क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम ओवरऑल देखें तो क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक होते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना, कुछ ये वर्ड्स पढ़े होंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, मिरर्स में शायद एक क्लास में आ जाता है फिजिक्स में। चलिए कोशिश करते हैं समझने की क्या होता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनमें कम से कम या यूं कह लीजिए जिनका एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा होता है। कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इसमें एंगल BCD ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 से कम, यूं कह लीजिए, है ना। सो एक एंगल, कोई भी एक एंगल जब क्या हो 180 डिग्री से बड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, राइट। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में आप देखें हमेशा वैसे भी इसको एक और भी तरीके से जाना जा सकता है कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल लेना वो फिगर के बाहर होता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का अगर हम दोनों डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसकी, तो AC तो ठीक है, वो तो फिगर के अंदर होगा, लेकिन BD जो है वो डायगोनल फिगर से बाहर आ जाएगा, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल जो है वो फिगर के बाहर होता है, जबकि कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स में सारे एंगल या कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता, कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि यूं कहें कि नॉर्मल वर्ड्स में जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, कोई भी एंगल। और अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो दे लाई in the interior of the triangle, the quadrilateral, sorry, है ना, they lie inside the figure only। तो कोई भी डायगोनल बाहर नहीं होता फिगर के, डायगोनल दोनों फिगर के अंदर होते हैं, और कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, या हम इसको कॉनकेव पॉलीगन भी कह सकते हैं, एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा होता है, यानी 180 डिग्री से बड़ा होता है, वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसा इस फिगर में आप बात कर सकते हैं, ये एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, राइट। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल फिगर से बाहर होता है, एक फिगर के अंदर होता है यूजुअली, लेकिन हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, ना ही इसका डायगोनल भी फिगर से बाहर जाता है, राइट। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जनरली जब हमें कहा जाता है इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम कॉनकेव नाम मान करके उस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही मानते हैं,
जनरली देखो, जब भी हम किसी क्वेश्चन को कहते हैं कि प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव इन अ क्वाड्रिलेटरल दिस एंड दैट, तो जब भी हमें क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए बोला जाता है, हम कनकेव नहीं बनाते, हम जनरली क्या बनाते हैं, हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर को ही एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर मानते हैं, उसी को बनाते हैं, है ना। चलो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में अलग, कनकेव क्वाड्रिलेटर का कोई ऐसे मतलब कोई और फिगर नहीं होती। जैसे अपने पास में कॉन्वेक्स में तो बहुत सारे होते हैं, पैरेललोग्राम भी होते हैं, रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ये होता है, वो होता है ना। लेकिन कनकेव में कोई क्वाड्रिलेटर नहीं होता। तो कनकेव की फैमिली या कनकेव क्वाड्रिलेटर का तो फाइंड आउट कितना ही कर देता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, चलो क्वाड्रिलेटर में आते हैं। क्वाड्रिलेटर में एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसको हम ट्रिपीजियम के नाम से जानते हैं। ट्रिपीजियम, अगेन आई एम डिस्कसिंग इट विद यू, याद करा रहा हूं हमने क्या क्या पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, है ना, नथिंग इज न्यू इन इट। ओके, चलो ट्रिपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटर इन विच अ पेयर, एक पेयर की बात हो रही है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। सो ये एक ट्रिपीजियम है in which AB and CD are parallel. Trapezium, simple, a quadrilateral in which a pair of opposite side is parallel. एक पेयर पैरेलल साइड का ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है, वो ट्रिपीजियम है। हाँ, ट्रिपीजियम भी में एक और ट्रिपीजियम भी होता है जिसको हम आइसोसेलेस ट्रिपीजियम भी कहते हैं। जैसे ट्राइंगल में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल तो है ही, लेकिन हर ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होता है ना। वैसे ही एक आइसोसेलेस ट्रिपीजियम भी होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो तो उसको एक आइसोसेलेस ट्रिपीजियम कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं रखनी है, याद नहीं होगी, अभी नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हमें आइसोसेलेस ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी पता चल जाएंगी। इसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल बी के, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होता है, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी और बी डी भी इक्वल होते हैं। लेकिन किसके? आइसोसेलेस ट्रिपीजियम के। आइसोसेलेस ट्रिपीजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर नहीं हमें पता, ये चीजें नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें अभी तक तो क्या आता है, हमें ये पता है कि ट्रिपीजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटर इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, पहली बात। दूसरा, अ ट्रिपीजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। A trapezium becomes isosceles trapezium when the non-parallel sides are equal. जब उसकी non-parallel sides equal हो जाती हैं तो वो एक isosceles trapezium में बदल जाता है। हमें इतनी सी बात ही समझ में आई है, तो इतनी सी ही बात समझ में आनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने यही तो पढ़ना है, isosceles trapezium की प्रॉपर्टीज वगैरह ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीजें क्लियर है, एक तो ट्रिपीजियम की डेफिनेशन, एक आइसोसेलेस ट्रिपीजियम की डेफिनेशन। क्लियर? चलो, डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज ये वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक फिगर होती है, वो कहलाती है काइट। काइट, जिसके एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती है, यानी ए बी और ए डी इक्वल होंगे और बी सी और सी डी इक्वल होती हैं, ये काइट होती है। इसकी भी डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी या तो होती हैं, वो बात करेंगे जब चैप्टर करेंगे। तो काइट की डेफिनेशन या काइट की फिगर हमें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज अ काइट? काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट यानी एडी जो है वो बीसी के इक्वल नहीं है, एडी और एडी इक्वल है, इस तरह से बीसी और सीडी इक्वल है, ये एक काइट है। ट्रिपीजियम एक हो गई काइट, और एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की फैमिली, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना मतलब हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है और उसी को हम इस चैप्टर में और बहुत ज्यादा रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। चलिए, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी ए बी और सी डी पैरेलल होंगी तो दूसरा पेयर भी पैरेलल होगा। ट्रिपीजियम से अलग है क्योंकि ट्रिपीजियम में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड की पैरेलल होता है, जिसमें बल्कि पैरेललोग्राम में पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, वो हमारे पास में पैरेललोग्राम होता है ना। ट्रिपीजियम और पैरेललोग्राम में डिफरेंस है।
चलो फिर पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। फिर इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे द adjacent angles, opposite angles, sorry, the opposite angles are equal, opposite angles are equal, और प्रूव कर सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि देखिए x प्लस वाई यानी एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 होगा, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बट y प्लस z इज ऑल्सो 180, दे आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। चलो एक बार चेक करते हैं क्या था, ठीक है। सो पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि स्पेस यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इस पे स्पेस भी चलो इसके लिए ज्यादा निकालते हैं। हाँ जी, सो डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम को। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? A quadrilateral in which pairs of opposite sides are equal or parallel, you can say. So ABCD के पैरेलल है और AD BC के भी पैरेलल है। हम ये कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। प्रूव कर सकते हैं वो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑफ कोर्स AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल A और एंगल D जो है वो 180 डिग्री होने चाहिए, को-इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल D और एंगल C भी 180 होने चाहिए, ये दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि ये भी को-इंटीरियर एंगल्स है। BC एंड AD आर पैरेलल, AD and BC are parallel to each other, so angle D plus angle C जो है वो भी 180 होना चाहिए। They are also co-interior angles. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to the same things are equal to one another. ऐसी चीजें जो आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं या किसी चीज के सेम चीज के इक्वल होती है, वो आपस में भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों ही अगर 180 का सम दे रही हैं, तो एंगल A प्लस एंगल D जो है वो एंगल D प्लस एंगल C के भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी, सॉरी, है ना। चलो ठीक है, डायगोनल्स पे आते हैं। व्हाट अबाउट द डायगोनल्स? हाँ जी, यहाँ पे आई नीड नॉट टू रिमाइंड यू दैट एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री और दे आर को-इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम 180 होता है, तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी तो कह सकते हैं अपन, है ना। डायगोनल्स की बात करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। The diagonals of a parallelogram bisect each other. They don't intersect only, but they bisect each other. And we know the meaning of bisection. Bisection means dividing them into two equal parts. Dividing them into two equal parts. Bisection हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरसेक्ट तो कोई भी लाइन कर जाती है, बाइसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब OA और OC जो AC के दो पार्ट हैं वो आपस में इक्वल है। OA इक्वल्स टू OC, इस तरह से OB इक्वल्स टू OD है। हम ये नहीं कह रहे कि AC और BD इक्वल है ना, AC और BD इक्वल है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। हम बना के भी देख सकते हैं। एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं अपन, बहुत ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा सा बनाए, इस टाइप का मानते हैं, तो AC डायगोनल कभी भी BD डायगोनल से इक्वल नहीं हो सकता। तो चेक करो, ऐसा लग रहा होगा BD छोटा है और AC लंबा है। ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है, जब तिरछी फिगर होती है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे डिवाइड ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं, यानी कि AC को जब वो इंटरसेक्ट करेगा BD तो OA और OC इक्वल होगा, इसी तरह से OB और OD भी आपस में इक्वल होंगे। OA इक्वल्स टू OC and OB इक्वल्स टू OD। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हम जानते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स, आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फैमिली में और अगर अपन फैमिली और एक्सप्लोर करते हैं इसकी, तो हमें मिलता है रेक्टेंगल, हमें मिलता है स्क्वायर, हमें मिलता है रोम्बस। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स और ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स एंड ऑल। तो इसको भी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर भी होगा पक्का, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए हुए होंगे ऐसे क्वेश्चन बुक्स में भी, है ना। चलिए, पैरेललोग्राम है तो वो रेक्टेंगल हो सकता है। इसका मतलब
अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो वो पैरेललोग्राम तो होता ही है। एक रेक्टेंगल की बात करें तो वो पैरेललोग्राम तो होता ही है। इसका मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, जैसा उसने कहा था। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 भी होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होंगे। फिर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे भी डायगोनल्स पक्का एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो इसके पास हैं ही, जो जो अपने पास पैरेललोग्राम में थी वो सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के पास तो होगी ही। फिर रेक्टेंगल क्यों बना, रेक्टेंगल में क्या अंतर है, एक पैरेललोग्राम से अलग कैसे है? तो रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90, हर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी ये सीधी फिगर होती है, वो होती है अपने पास रेक्टेंगल, है ना? सही है ना? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या है? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन सकता है? जब ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री हो जाए, पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन सकता है। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे, इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। सीधी फिगर है, देखो सीधा है तो AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर यहीं पहले पैरेललोग्राम में अगर हमें एक और फिगर देखने को मिले जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ये एक स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब स्क्वायर के पास में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे ही करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, सब कुछ होगा जो पैरेललोग्राम के पास है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही है ना? तो नया क्या है, अलग क्या है? ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो तो इसमें भी था, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होता है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या अंतर है हमें मालूम है ना? हमारे पास में स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑफ कोर्स द डायगोनल D1 एंड D2 आर इक्वल, यहां पे भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी एक नई प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे भी करेंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉपर्टीज याद होंगी अभी और ना ही इस तरह से बहुत ज्यादा मेमोराइज होने वाली है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज जो क्लास दी जा रही है, आपको याद करवाया जा रहा है। ये जब फर्स्ट पार्ट करेंगे ना कोऑर्डिनेटर्स का, as I have told you earlier also, coordinators has two parts. One, the first part of the chapter is coordinator, based on the properties of coordinators, parallelogram, rectangles, squares and all. Okay. The other part is midpoint theorem. In the first part, whenever we will be doing, from tomorrow, whenever we will be doing the coordinators first part, ऑल दीज प्रॉपर्टीज जो मैं आज ब्ला 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 करके बोले जा रहा हूँ, याद कराया जा रहा हूँ आपको, या याद करवा रहा हूँ, हो सकता है आपको याद ही हो पहले से, केवल मेमोराइज करवा रहा हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को फर्स्ट पार्ट में। तो जब हम फर्स्ट पार्ट ढंग से करेंगे ना, तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज अपने आप याद होती जाएंगी कि अच्छा स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, दोनों के डायगोनल्स में क्या अंतर है, साइड्स में क्या अंतर है, या सब। ठीक है, इसी तरह से एक और फिगर होती है, आपने को मालूम है, वो है रोम्बस। क्या होता है रोम्बस में? एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB, BC, CD और AD इक्वल होंगे। अब ये स्क्वायर से अलग कैसे है? स्क्वायर में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर्स में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये आपने हीरोज फॉर्मूला में पढ़ा था, याद है? हीरोज फॉर्मूला मिड टर्म में भी एक क्वेश्चन आया था ना अपने पास में, क्या था? If one of the diagonal of a rhombus is this, find the other diagonal. That means the length of the diagonals is not equal. हाँ, the diagonals bisect each other 90 degree at 90 degree यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो देखो सबकी प्रॉपर्टीज या सबकी जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ ना कुछ अंतर है।
ये इक्वल होता है तो बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे, ये इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे लेकिन इक्वल नहीं होते। देखो थोड़ा थोड़ा सा सब में अंतर है ना, सब इक्वल नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। आप चेक कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप देखिए ना, अगर आप पहली फिगर की बात करें तो डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दे बाइसेक्ट ईच अदर, तीनों के बाइसेक्ट करते हैं, वो तो पैरेललोग्राम के करेंगे तो ये तीनों के भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्शन नहीं होता, स्क्वायर में इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्शन भी होता है। रोम्बस में इक्वल नहीं होते, रोम्बस में D1 और D2 डायगोनल्स D1 और D2 इक्वल नहीं होते, लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है। तो थोड़ा सा सब में अंतर है। यही चीज हमारे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, यानी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमें क्लियर कर दी जाएगी। इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी में भी कि हमें इसीलिए इसी बेस पे, ताकि हमें कोऑर्डिनेटर्स का डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। सर इन तीनों के यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के तीनों के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ही करते हैं तो अंतर क्या है? रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों देखिए ना सीधी फिगर है, मतलब इरेक्ट फिगर्स हैं जिससे कहते हैं। तो इसमें चाहे बीडी देखें या एसी देखें, व्हाट इज अ रेक्टेंगल मालूम है ना? जैसे दिस पेज इस रेक्टेंगुलर इन शेप, तो अगर हम इसका नाम रखें तो इस बीच, इनके बीच के वर्टाइसेस जो ऑपोजिट वर्टाइसेस है, इनके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों ऑपोजिट वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस क्या अलग होगा? नहीं होगा। आप देखिए डायगोनल्स एसी हो या बीडी हो, ये दोनों एसी या बीडी जो है वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि फिगर स्ट्रेट है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इन दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस एक तिरछी फिगर होती है, रोम्बस एक ऐसे टेंटेड फिगर होती है, तो इसके डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, आपको करके देखिए ना, आप सोच के देखिए, एक रोम्बस इस तरह की फिगर होती है ना। अब इसमें ऑल साइड का इक्वल, तो आप देखिए ये डायगोनल और ये डायगोनल में अंतर होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ये रोम्बस में काइट ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर अपने पास में ये रोम्बस है, मान लीजिए, अगर नहीं लग रहा तो भी मान लेते हैं, ये एक रोम्बस है, तो एसी का डिस्टेंस ज्यादा होगा, बीडी का डिस्टेंस कम होगा। और ये चीज हमने कीरोस फॉर्मूला में तो की थी, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस निकालने का तरीका, सॉरी। तो वही चीज है यहाँ पे भी बेटा, आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। आराम से समझ सकते हैं, देख के पता चल सकता है। अब दूसरी बात पे आते हैं, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। यस दे डू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो होंगे ही क्योंकि पैरेललोग्राम की फैमिली के हैं, तो तीनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन किसके डायगोनल्स इक्वल हैं, किसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये जिस दिन क्लियर होता है उसी दिन ये एक तरह से चैप्टर भी क्लियर होता है, ठीक है। कल से शुरू करते हैं 9th क्लास। ये एक तरह से रिवीजन था, एक तरह से बेसिक्स था, और अगर अभी भी कुछ चीजों में डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में यही हमने सब क्लियर करना है कि आपस में कोऑर्डिनेटर्स अलग कैसे हैं, सब अलग अलग कैसे होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, किस प्रॉपर्टी की वजह से वो उस फैमिली में आता है जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, राइट। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।